गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग अनमोल, रूपाली, गुड इवनिंग। एक थोड़ा सा रुक चाहिए, आज न्यू कैमरे की सेटअप हुई है, उसकी वजह से थोड़ा सा समस्या हो रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। हाँ मृत्युंजय जी, बताइए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कह रहे सर ग्रुप में बड़ा एडवांटेज जैसे बहुत ही वो बेकार में जो अननेसेसरी कुछ लोगों को ब्लॉक किया गया इसी वजह से अननेसेसरी कुछ लोगों क्योंकि को इसी वजह से ब्लॉक किया गया है ना। हाँ, 1 रुपया 1.5 रुपया 1 रुपया 3 पैसा डाल रहे हैं लोग। सही है, सब फालतू। ये चीज उनको मना किया गया है, फिर भी वो नहीं सुन रहे हैं। कई लोग को इतना हटाया ज्यादा गया। इतना ज्यादा मैसेज आ रहा है, बार बार 12 बजे रात में, 1 बजे रात में आ रहा है। हम तो चूंकि पराठा वाला डाल दिए थे थोड़ा। नहीं नहीं, तो वो सब भी मत डाला कीजिए ना, क्योंकि ग्रुप है ना, तो थोड़ा सा उसके वजह से दिक्कत होती है ना। ठीक है, हम नहीं डालेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम से मत डालिएगा। और ये थोड़ा सा बचने का है, क्योंकि ऑप्शन स्टूडेंट हैं, तो न्यू स्टूडेंट है ना, सब न्यू स्टूडेंट हैं, तो उनको अता पता नहीं है ना। अभी क्या बोले, ज्यादा बोल भी नहीं सकते स्टूडेंट को, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। खैर कोई बात नहीं, कुछ स्टूडेंट ने किया था, वो बार बार कॉल वगैरह कर रहा था, तो मैंने उसे हटा दिया है। एक मिनट। मेरी आवाज जा रही है? हाँ अंकित बताइए। जी अंकित बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं सर। ठीक है, मेरी आवाज जा रही है अब तक? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का आपको। जी आशीष कुमार बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी आशीष कुमार बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर नहीं, अभी मैं लगा हूँ इसके क्लास में, थोड़ा लेट हो गया है। कोई बात नहीं, अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है, अभी लेट नहीं हुए आप, एकदम सही है। क्लास करिए, ठीक है। जी। जी संदीप केसरी जी बोलिए। संदीप केसरी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बताइए। अब देखिए, नया कैमरा सेटअप किया हूँ, लेकिन उसके बाद भी देखिए इतना ब्लैंक जा रहा है, इतना एरिया ब्लैंक जा रहा है। यह बॉडी छोटा हो जा रहा है। पहले वाला कैमरा में पूरा बोर्ड नहीं आ रहा था, अब इस कैमरे में गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, इसमें ज्यादा ही आ रहा है। खैर कोई बात नहीं,
देखते हैं कल सेटअप पूरा करते हैं। चलिए, तो कल कहाँ तक, पहले मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था आप लोग को? बनावली क्लियर था ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बनावली क्लियर था, बनावली तक पढ़ा चुके थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो सकता है कल तक आप लोग को कुछ मटेरियल मिल जाए। आज तो सोच रहा था कि आज आप लोग को मिल जाता, पूरा प्रयास था, लेकिन कुछ वजह से जो है कहीं ना कहीं दिक्कत हुआ, इस वजह से शायद आज मुश्किल है। हो सकता है कि रात तक आ जाए तो कल तक आप लोग को मिल जाए। चलिए, तो बनावली हम लोगों ने पढ़ लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्या हो गया? अब बनावली के बाद हम लोग को पढ़ना है शुद्ध कांगे डोर। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। जी मृत्युंजय जी बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, तो कह रहे हैं बाजीराव, तो कोई कोचिंग संस्थान है क्या यूपीएससी का दिल्ली में? हाँ जी बताइए। है। वहाँ में वहाँ पढ़ा था क्या, ग्रुप में आया था फेसबुक पे हम्म। कि 900 कुछ सीट्स में से 600 कुछ 33 वहाँ के स्टूडेंट यूपीएससी क्लियर किए हैं। अभी वेरीफाई कौन करेगा? हाँ, अब ये वेरीफाई कौन करेगा? वो कोचिंग वाले बता रहे हैं सब तो ऐसा। तो बता वही रहे हैं, उसमें लेकिन वेरीफाई करने की बात है ना। हाँ हाँ, तो फीस पूछे वाजीराम कितना है? का, वाजीराम का फी भी पता होगा आपको। नहीं, बाजीराव बाजीराव। हाँ हाँ, तो वाजीराव का फी भी पता होगा आपको फिर। हाँ, 1,98,000 बता रहे थे। तो समझ सकते हैं, जरूरी भी नहीं है कि आप 2-2 लाख रुपए दे करके पढ़े तो जरूर 2 लाख रुपए में कोई सफल ही हो जाए। ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ऐसा हो सकता है ना कि यूपीएससी की अच्छी से तैयारी करे, नहीं आईएएस का कोर्स मिले, लेकिन लेखपाल तो बन सकता है ना आदमी। नहीं, लेखपाल तक क्यों सोचेंगे आप लोग? नहीं नहीं, एक जैसे एक बात कर रहा है। ठीक। हाँ, कोई भी छोटी जॉब नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस चीज की पहले जो तैयारी कर रहे हैं तो उसी हाँ। पे पहले फोकस करना है, उसके जी बाद ही आगे देखा जाएगा। जी। ठीक है। ठीक। ठीक है मृत्युंजय जी। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बनावली जो हिसार, हरियाणा का हिसार में था, उसको मैंने पढ़ा चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध कांगे डोर। तो अगला है शुद्ध कांगे डोर। शुद्ध कांगे डोर। आप लोग में से कोई बता सकता है कि शुद्ध कांगे डोर की खोज किन्होंने किया था? शुद्ध कांगे डोर। ठीक है, बताइए। अच्छा ये बताइए, शुद्ध कांगे डोर कहाँ है? कोई एक स्टूडेंट, शुद्ध कांगे डोर कहाँ है, पता है? नहीं पता है? हाँ, कुछ बोल रहे हैं। पाकिस्तान, श्वेता बता रही है पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ? पाकिस्तान तो बहुत बड़ा इलाका है। आपको मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कहीं ना कहीं आप देखेंगे
कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी तो उसमें कैसे एक प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार में थी। तो त्रिभुजाकार में मैंने आपको बताया था कि वेस्ट जो है आपका, उत्तर तो मांदा हो गया, दक्षिण दैमाबाद हो गया, और पश्चिम कौन सा हो गया? पश्चिम कहीं ना कहीं शुद्ध कांगेडोर। तो पश्चिमी में आपको शुद्ध कांगेडोर, तो शुद्ध कांगेडोर जो है आपका वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मकरान तट पे, ठीक है, शुद्ध कांगेडोर जो आपका पश्चिमी सीमा है। तो पश्चिमी सीमा कहाँ है? मकरान तट पे। मकरान तट जो है पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है। ये कहा जाता है कि अगर आप देखेंगे समुद्र तट जो है, ये समुद्र तट है, तो इससे 50 किलोमीटर के आसपास की दूरी 56 किलोमीटर कहा जाता है कि 56 किलोमीटर की दूरी है शुद्ध कांगेडोर। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दूरी आपको यहाँ पे नजर नहीं आता है। इसकी खोज सबसे पहले किन्होंने किया? क्लास कब से हो रही है? आप अभी क्लास करिए, अभी 15 से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। आप लोग को उसी बैच में है, इसी वजह से शायद मैसेज चला जाता है, ठीक है। आप लोग की क्लास प्रॉपर रूप में 15 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जिसमें आप लोगों ने एडमिशन लिया है वो 15 तारीख को स्टार्ट होने वाली है। तो आपको ऐसे अगर कोर्स करना है, क्लास करना है तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्लास प्रॉपर रूप में 15 से स्टार्ट होगी, ठीक है। आप लोग जब पढ़ते हैं, जब एडमिशन लेते हैं, तो पूरी तरह प्रॉपर रूप में पढ़ा कीजिए थोड़ा, क्योंकि सारी डिटेल्स लगभग लगभग उसमें मेंशन है, कोई अलग से उसके में बोलने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैसेज आपको चला जा रहा है, चूंकि उसी बैच में है। ये पूरा जो साइकिल है वो साइकिल सिस्टम पूरा चलता है और राउंड अप चलता रहता है। तो हर महीने इसमें आपको एक नए बैच का शुरुआत होता है। तो हर महीने एक नए बैच की शुरुआत जब होती है तो उस बैच में ये सब चीज देखा जाता है कि कहीं ना कहीं आप अभी चल रहा है, फिर आपको 15 से एक स्टार्ट होगा, तो 10 से स्टार्ट होगा, तो 10 से स्टार्ट होगा तो नए सिरे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको टॉपिक कुछ नया मिलेगा फिर स्टार्ट। को जो पीछे का है वो वीडियो भी मिल जाता है, लेकिन आप आगे ऐसा मत समझिएगा कि पीछे का आपका क्लास छूट जाएगा। ये साइकिल बाय साइकिल चल रहा है। तो ये आपका जैसे ही एंसेंट खत्म होगा फिर मेडिवल स्टार्ट होगा, मेडिवल के बाद फिर मॉडर्न, और मॉडर्न के बाद फिर एंसेंट फिर से शुरू हो गया। तो एंसेंट में जहां से आप शुरू किए हैं उसके पहले की भी पूरी क्लासेस राउंड अप होगी, पूरी चलेगी, ठीक है। तो शुद्ध कांगेडोर के बारे में कहा जाता है कि 1927 में स्टाइन नामक एक विद्वान थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो 1927 में स्टाइन ने शुद्ध कांगेडोर की खोज किया था। तो शुद्ध कांगेडोर की जब खोज हुई तो पता चला कि शुद्ध कांगेडोर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शुद्ध कांगेडोर एक प्रकार से जो भी वस्तुएं शुद्ध कांगेडोर से मिली और जो वस्तुएं के साथ साथ वहां पर जो बस्तियां मिली, तो इसको जब पहचान किया गया कि वाकई में शुद्ध कांगेडोर जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो पता चला कि शुद्ध कांगेडोर जो है वो कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी शिमी बताइए। शिमी कुछ बोलना चाह रही हैं आप? क्लास को डिस्टर्ब प्लीज ना करें, क्लास सुने, बार बार हैंड रेज ना करें, बार बार मैसेज ना करें, क्लास करें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो शुद्ध कांगेडोर के बारे में ये कह रहा था कि शुद्ध कांगेडोर की खोज जो हुई वो 1927 में हुई। स्टाइन नामक जो कहा जाता है कि आर्कियोलॉजिस्ट थे,
तो उन्होंने मकरान तट पे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पे जब उन्होंने खुदाई वगैरह किया और जांच किया तो पता चला कि ये सूतकांगे डोर जो है, ये सूतकांगे डोर कहीं ना कहीं सामान्य स्थल नहीं है, बल्कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक पश्चिमी जो सीमा है, उस सीमा का निर्माण करता है सूतकांगे डोर। ठीक है, क्योंकि जो भी चीजें मिली है, जो भी वस्तुएं मिली, उसमें मूलतः जो है वो कहा गया कि कहीं ना कहीं ये पूरा पूरी जो है वो हड़प्पा सभ्यता का ही एक पार्ट था। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं कि आपको कालीबंगा राजस्थान में मिला, फिर हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो मिला, फिर लोथल मिला, फिर बनावली मिला, तो उसी प्रकार से सूतकांगे डोर भी था। तो सूतकांगे डोर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट था। ठीक है, ये कहा गया कि ये अगर आप देखिएगा कौन सी नदी के किनारे हैं, तो कई बार आपको क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी से जो है, ये कौन सी नदी के किनारे। तो सूतकांगे डोर कहा जाता है कि दास्क नदी है, दास्क नदी, दास्क नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ है। दास्क नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ। ठीक है, दास्क नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित है। लिखू, दास्क नदी के पूर्वी तट पर। सूतकांगे डोर जो है वो दास्क नदी के पूर्वी तट पर पूरा पूरी वो बसा हुआ। तो कई बार आप लोगों के एग्जाम वगैरह में हो सकता है कि पूछा जाए, तो इस बात को बस ध्यान रखना है आपको कि कहीं ना कहीं सूतकांगे डोर जो है वो दास्क नदी के पूर्व तट पे है। कई बार आपको नदी दे देगा और स्थान मिलाने को दे देगा। ठीक है, तो दास्क नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दास्क नदी है कहाँ, तो मकरान तट पे, पाकिस्तान के पूरा पूरी बलूचिस्तान प्रांत कहा जाता है वहां। तो 1927 में सूतकांगे डोर की खोज जो है स्टाइन ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो स्टाइन ने किया। और स्टाइन ने खोजने के बाद कहा जाता है कि यह, जैसे आप देखते हैं कि जैसे मैंने बताया था आपको कि गुजरात का जैसे लोथल है, लोथल बंदरगाह सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसी प्रकार से ये समुद्र तट पे, मकरान तट पे बसे होने के कारण सूतकांगे डोर भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान था व्यापार की दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि ये समुद्र तट पे है, तो समुद्र तट पे अगर है तो समुद्र तट पे तो है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये कहा जाता है कि अगर माल भेजना हो भारत से, ये मान के चलिए आपके मकरान तट हो गया। ठीक है, मकरान तट, ये मकरान तट हो गया। सूतकांगे डोर हो गया। दिख रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये मकरान तट हो गया। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इससे अगर मान के चलिए इधर आप मिस्र और मेसोपोटामिया चले जाइए, तो इस एरिया को मान के चलिए मिस्र और मेसोपोटामिया हो गया। मिस्र और मेसोपोटामिया, मिस्र और मेसोपोटामिया। ठीक है, तो अब ये कहा गया कि अगर भारत के तट से यहां से कोई माल है, इस एरिया से कुछ माल भेजना है, तो अगर मकरान तट है तो मकरान तट कहीं ना कहीं इन सब से जुड़ता था। ठीक है, तो आसानी से वस्तुएं भेजी जा सकती थी। और अगर मेसोपोटामिया या मिस्र से कुछ लाना है तो वहां से आसानी से आ भी सकता था। तो ये सूतकांगे डोर जो है, ये कहा गया यह एक बंदरगाह तट के रूप में विकसित हुआ था और कहीं ना कहीं व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है,
जैसे लोथल बंदरगाह सिटी था, वैसे ही सूतकांगेडोर भी जो है वो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक प्रकार से कहीं ना कहीं बंदरगाह तट था। ठीक है, यहाँ से माल जाता था, भारत से अगर कोई माल जाना था उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चाहते थे कि कहीं ना कहीं कुछ सामान अगर मिस्र या मेसोपोटामिया भेजना है तो मकरान तट से भी बहुत आसानी से भेजा जा सकता था। कुछ माल अगर मंगवाना होता था तो वहां से भी आसानी से, बहुत आसानी से आ जाता था। तो ये इसका अवस्थिति जो है, ये इसका पूरा पूरी मैप पे जो इसका सेंटर मतलब एस्टैब्लिश जो है सूतकांगेडोर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बंदरगाह सिटी के रूप में है। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि ये जो है, ये कहीं ना कहीं कहा जाता है प्राकृतिक। जी बताइए, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? चलिए ठीक है। तो ये देखिएगा, ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं मकरान तट जो है वो बंदरगाह तट तो था ही, ये कहा जाता है कि प्राकृतिक पत्थर पे भी अवस्थित था। तो ये मकरान तट कहा जाता है कि समुद्र से थोड़ी सी दूरी पे 56 किलोमीटर की लगभग लगभग दूरी पे था। तो सूतकांगेडोर आखिर था कैसा, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये पूरी तरह प्राकृतिक चट्टान पे बसा हुआ था। प्राकृतिक चट्टान पे पूरा बसा हुआ था। और यहां से जो है वो कहा जाता है सूतकांगेडोर से 3 तरह के साक्ष्य मिले हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्तर है, हड़प्पा संस्कृति के 3 स्तर की पहचान सूतकांगेडोर से की गई है। 3 स्तर की पहचान, ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, मिटा दे रहा हूं। सूतकांगेडोर से हड़प्पा संस्कृति के 3 स्तर की पहचान की गई। 3 स्तर की पहचान की गई। ठीक है, 3 स्तर की पहचान की गई है। ये बोला जाता है आपका कि सूतकांगेडोर की जब खुदाई हुई, जब जांच हुई, तो पता चला कि कहीं ना कहीं ये जो सूतकांगेडोर है वो हड़प्पा के 3 स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो 3 स्तरों की प्रतिनिधित्व करता है, मतलब क्या हो गया कि एक हड़प्पा के पूर्व भी था सूतकांगेडोर, और हड़प्पा के काल का भी था, और हड़प्पा जब समाप्त हुआ तब भी कुछ अवशेष जो है वो कहीं ना कहीं सूतकांगेडोर में बचा रहा। ठीक है, तो 3 स्तरों के बारे में कहा गया कि 3 स्तर की पहचान की गई है। तो ये सूतकांगेडोर जो है वो हड़प्पा सभ्यता की 3 स्तर की बात को बताता है, क्योंकि वहां पे जो भी वस्तुएं मिली है, तो उन वस्तुओं को देखा जाए तो उन वस्तुओं के बेस पे ही जब खुदाई की गई तो पता चला कि जो कुछ जो इसका स्ट्रक्चर्स है वो बना हुआ है वो हड़प्पा के पूर्व का है, और कुछ स्ट्रक्चर जो है हड़प्पा कालीन है, और कुछ स्ट्रक्चर जो है वो हड़प्पा के बाद का भी। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसको 3 स्तर कहा गया कि हड़प्पा संस्कृति के 3 स्तर की पहचान जो है वो सूतकांगेडोर में की गई है। ये हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में कहा जाता है कि हड़प्पा और बेबीलोन, ये हो गया आपका पूरा पूरी, कैसे आपको बताऊं, ये है तो हाँ हाँ, ये मेसोपोटामिया या बेबीलोन, इसको बेबीलोन लिख लीजिए, बेबीलोन। ठीक है,
तो ये कहा गया ये हड़प्पा इधर, हड़प्पा 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 और बेबीलोन, इन दोनों के बीच जो है आपका पूरा पूरी ये शुतकांगे ढोर जो है वो अवस्थित था। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बेबीलोन और हड़प्पा को जोड़ने वाला शुतकांगे ढोर एक सेतु था, एक सेतु था। मतलब कि दोनों के बीच जो है व्यापार के कार्य या आदान प्रदान, कुछ भी लोगों का भी आदान प्रदान करना हो, तो कहीं न कहीं ये जो है मकरान तट पे शुतकांगे डोर जो है, ये शुतकांगे डोर जो है वो कहीं न कहीं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता था। इसलिए कहा गया कि हड़प्पा और बेबीलोन दोनों के बीच जो है ये शुतकांगे डोर एक प्रकार से सेतु का काम करता था, और पूरी व्यापार जो हड़प्पा से होती थी बेबीलोन जाता था, तो वो कहीं न कहीं ज्यादातर जो है वो शुतकांगे डोर से होता था। ठीक है, तो शुतकांगे डोर की बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपका लोथल एक बंदरगाह सिटी है था, तो वैसे ही एक प्रकार से शुतकांगे डोर भी कहीं न कहीं आपका पूरी बंदरगाह सिटी था ही, और व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। साथ में ये भी है कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पश्चिमी तट का जो है वो निर्माण भी कहीं न कहीं शुतकांगे डोर ही करता है। ठीक है, तो यहीं तक जानकारी थी इसके बारे में। मेन यही था कि हड़प्पा सभ्यता में शुतकांगे डोर का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान प्राप्त है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के 3 स्तर तो मिला ही है, लेकिन एक बंदरगाह सिटी होने के कारण हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में व्यापार का बहुत बड़ा सेंटर जो है वो कहीं ना कहीं शुतकांगे डोर था, और एक दूसरे को, हड़प्पा को और बेबीलोन को जोड़ता था। ठीक है, अब इसके बाद है सुरकोटडा। सुरकोटडा शुतकांगे डोर के बाद है, इसी के जैसा नाम मिलता जुलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से कोई बता सकता है सुरकोटडा कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाण मिला है यहाँ पे। सुरकोटडा कोई बता सकते हैं कहाँ अवस्थित है सुरकोटडा? नहीं बताएंगे? ये अभी तक नहीं चल रहा है। गुजरात, श्वेता बता रही गुजरात। गुड, गुजरात में कहा? गुजरात में कहा? सुर कोट, ठीक है, गुजरात में कहा? सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा। राजकोट का नाम सुना है? देखिए राजकोट, कोट लिखा है ना, तो राजकोट मतलब कि गुजरात। ठीक है, यहाँ भी क्या आ रहा है? कोट आ रहा है। ये कहा गया कि सुरकोटड़ा जो है गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। कच्छ में स्थित है। ठीक है, सौराष्ट्र का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सौराष्ट्र के पास ही है कच्छ का, कहा जाता है कि कच्छ का इलाका जो है ये गुजरात के कच्छ में जो है सुरकोटड़ा है। अब इसकी खोज के बारे में अगर कहें कि इसकी खोज किसने किया और कब किया, तो 1964 में कहा जाता है कि जगपति जोशी ने सुरकोटड़ा की खोज किया था।
1964 में। तो 1964 में जगपति जोशी ने गुजरात के कच्छ इलाका में जा करके वो कहीं ना कहीं जब सुरकोटड़ा में जाते हैं और जब अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में खुदाई वगैरह करते हैं, तो पता चलता है कि सुरकोटड़ा भी कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण स्थान था, महत्वपूर्ण स्थल था, क्योंकि यहां से भी कहीं ना कहीं जो रिमेन्स मिला है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिली है, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं आपका सुरकोटड़ा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट था। ठीक है, और ये आप सोच सकते हैं कि यह अभी आपको कच्छ के आसपास, कच्छ में स्थित मिल रहा है, मतलब कि अगर देखा जाए तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको लोथल मिल रहा है, गुजरात का इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपका सुरकोटड़ा भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे जो रिमेन्स मिला है उसमें घोड़े का जीवाश्म मिला है, घोड़े का जीवाश्म मिला है, घोड़े का जीवाश्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घोड़े का जीवाश्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो देखा गया है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? कोई इशू तो नहीं है आप लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सब क्लियर नजर आ भी रहा होगा आप लोग को? अभी तो नहीं लग रहा है कि कोई इशू होना चाहिए। बताइए, कोई बोलिए। सुमी, अनमोल, मृत्युंजय जी बताइए, आशीष, मनीष, राम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? क्या हुआ सारे लोग को? कुछ बोल नहीं रहे। आकांक्षा, रूपाली, कहाँ गए सारे लोग? यस सर, सब क्लियर है, क्लियर है सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हाँ बोलिए। तो ये आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आज थोड़ा माइक नया लगाया हूँ ना, तो माइक चेंज किया हूँ, इसी वजह से मुझे लगा कि कहीं कोई इशू तो नहीं हो रहा आप लोग को। नॉइज कैंसिलेशन वाली माइक है, तो अब ज्यादा शोरगुल अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो आप लोग को पता नहीं चलेगा। तो घोड़े का जीवाश्म के लिए कहा जाता है कि घोड़े का जीवाश्म क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई? आप लोग में से कोई ऐसा कोई बता सकते हैं क्यों घोड़े का जीवाश्म जो है वो सुरकोटड़ा से मिला है, तो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्यों इंपॉर्टेंट है घोड़े का जीवाश्म मिलना? अभी तक जितना भी स्थल पढ़ा उसमें आपने घोड़े का जीवाश्म पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा ना? कोई स्टूडेंट जो पढ़े हो बताइए। ठीक है गायत्री, ठीक है, थैंक यू। कोई बता सकते हैं तो बताइए। भाई नहीं, देखिए घोड़े का जीवाश्म जो है ना वो सामान्यतः कहीं मिला नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े का जीवाश्म कहीं मिला नहीं। घोड़े का जीवाश्म का प्रमाण मिलना हिस्टोरियंस में हलचल पैदा करता। हिस्टोरियंस में हलचल पैदा इसलिए करता है क्योंकि कहीं ना कहीं घोड़ा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का कहीं प्रमाण नहीं मिला है सिवाय सुरकोटड़ा के। और घोड़े का प्रमाण मिलना, घोड़ा और रथ का प्रमाण मिलना, ये माना गया है
कि कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता के आगे आने वाली जो सभ्यता है, आर्यों की जो सभ्यता है, तो आर्य जब आए तो आर्यों के टाइम में आपका घोड़े का साक्ष्य बहुत ज्यादा मिलता है। तो घोड़े का प्रतीक कहीं न कहीं जो यूज किया गया है वो आगे के काल का है। तो इसी वजह से कई बार हलचल पैदा होता है। हाँ, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, सही बोल रही हो। तो घोड़े का जीवाश्म कहीं न कहीं आप देखेंगे तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे आर्यों की सभ्यता, आर्यों के बारे में, तो आर्य जब आए मध्य एशिया से तो उन्होंने जो एक प्रकार से यात्रा किया वो घोड़े के माध्यम से। तो उस टाइम में कहा जाता है कि घोड़े का प्रमाण मिलना ये कहीं न कहीं आर्यों को दर्शाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी कॉमन रूप में घोड़ा नहीं मिला। ठीक है। तो ये हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मध्य एशिया से कहीं ना कहीं या अरब वगैरह से, अरब में चूंकि घोड़े का व्यापार होता था, तो हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापार होता होगा अरब वगैरह कंट्री से, तो अरेबियन कंट्री से, मेसोपोटामिया, बेबीलोन से। तो हो सकता है एक आध घोड़ा जो है यहाँ लाया गया होगा, उसी का प्रमाण, या कोई व्यापारी आया होगा तो घोड़े वगैरह से आया होगा, तो वो यहाँ पे रहा होगा, तो वो समाप्त होने के बाद उसका जो है वो जीवाश्म मिला। तो इसी वजह से कहा जाता है कि घोड़े का प्रमाण या जीवाश्म कहीं ना कहीं ज्यादातर जो ये प्रतिनिधित्व करता है वो आर्यों की सभ्यता को करता है, क्योंकि आर्य जो है वो घोड़े वगैरह का काफी इस्तेमाल किए थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉमन नहीं मिलता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये हलचल पैदा किया कि घोड़ा कहाँ से आ गया। घोड़ा का जीवाश्म में मिलना मतलब कि आर्यों की सभ्यता का इंडिकेट है कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से थोड़ा सा है। तो इसी वजह से आपको कई एग्जाम वगैरह में जो है वो घोड़े के जीवाश्म को लेकर के कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा कि घोड़े का जीवाश्म जो मिलना वो सुरकोटरा से मिला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुरकोटरा से मिला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से कहा जाता है कि सुरकोटरा में आप लोगों को कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या पूछा, पहले तो कई बार पूछा गया है, तो पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि घोड़े का जीवाश्म कहाँ से मिला है, तो सुरकोटरा से मिला है। ठीक है। अब इसके बाद कहा जाता है कि यहाँ का जो सुरकोटरा का अगर प्रमुख स्थान के रूप में देखे तो ये किस लिए फेमस था, तो कहा जाता है मनका बनाने का उद्योग जो था, मनका बनाने का उद्योग, मनका बनाने का उद्योग, मनका बनाने का उद्योग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही फेमस था सुरकोटरा। तो मनका बनाने का उद्योग जो है वो मिला है सुरकोटरा से। तो इसी वजह से कहा जाता है कि सुरकोटरा को अगर देखा जाए तो सुरकोटरा मनका बनाने का उद्योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहीं ना कहीं सुरकोटरा को एक तो घोड़े का जीवाश्म मिला है, दूसरा मनके बनाने का उद्योग। अच्छा, मनका आप लोग को नहीं दिखा पाया हूं अभी तक ना, एक मिनट में देखता हूँ, शायद मिल जाए, उसने मुझे ध्यान रहा नहीं, मैं देखता हूँ मिल जाए शायद।
मिल तो नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, आप लोग में से बताइए, कोई स्टूडेंट जो एनसीईआरटी आप लोगों में से किसी ने देखा है? एनसीईआरटी में मैंने बोला था आपको किस देखिएगा मन का, तो हमें लगता है कि उसमें काफी इम्पोर्टेंट काफी अच्छे से दिया हुआ है, इसमें मिल नहीं रहा है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। हम्म, चलिए अब देखना पड़ेगा, अब तो खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा है थोड़ा सा, अब बाद में आप लोग को दिखाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा करूंगा तो मनका बनाने का उद्योग, जो जैसे आप हार पहनते हैं, तो आज जो हार पहनते हैं तो उसी प्रकार से वो लोग क्या करते थे कि ऐसे गोल आप देखेंगे कि ये जो जैसे कैप है, ये कैप की तरह ही इस दोनों साइड से होल रहता है, ठीक है, और ये कैप की तरह ही पूरा बना रहता है, ठीक है, तो ये दिख रहा होगा, ये कैप की तरह ही छोटा छोटा बना रहता है। और उसको क्या करते हैं कि एक माला जैसे बनता है, वैसे ही माला में इसको डाल करके वो पूरी हार वो बना देते हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना सुंदर मन का होता है कि आप देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको बनाने के लिए जो है वो कारीगरी काफी काफी इम्पोर्टेंट है कि दिमाग लगाया गया होगा। तो उस पे जो पिक्चर वगैरह पूरा बनता है वो पूरा कलरफुल रहता है, काफी सुंदर देखने में लगता है, छोटे छोटे रहते हैं, ठीक है, और उसमें दोनों ओर से जो है वो होल रहता है। अब उसी को धागा क्या करता है, उसी बीच में धागा डाल दिया और बहुत सारे जो है मनके को डाल करके पूरा पूरी वो गुच्छा बना लिया, और वो गले के हार में पहना, कई बार उसको हाथ में भी पहना जाता था। तो मनके का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कहा जाता है कि मनका बनाने का उद्योग, अब मनका जो है यहाँ से ही सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही नहीं यूज होता था, बल्कि मनके को जो बनाया जाता था उसको आपको मेसोपोटामिया या बेबीलोन को जो है वहां भी मनके को बेचा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। तो उस टाइम में जैसे सौंदर्य प्रसाधन के रूप में कहा जाता है कि अब जो उस समय लेडीज होंगे या मेंस होंगे तो वो कहीं ना कहीं हार वगैरह पहनना चाहते थे, तो वो एक मनके का कहा जाता है कि उसी चीज का वो मनका का पूरा हार वो बना करके पहनते, ठीक है। तो जैसे आज आप सोने का या चांदी का या रोल्ड गोल्ड का आप लोग पहनते हैं शादी वगैरह में, तो वैसे ही कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों का भी अपना शौक था कि वो भी हार पहने। तो हार वो किस चीज से, तो सोने और चांदी से और धातु से नहीं बनाते थे, वो मनके से ही पूरा पूरी अपना बना लेते थे और दिखने में बहुत सुंदर लगता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहा गया कि सुरकोटड़ा जो है, जैसे चंदोदड़ो में मनके का उद्योग मिला था, वैसे ही सुरकोटड़ा है, तो सुरकोटड़ा में भी कहीं ना कहीं मनके बनाने का उद्योग मिला है। और सुरकोटड़ा को कहीं ना कहीं मनके बनाने का उद्योग के लिए ही ज्यादातर जाना जाता है, ठीक है। ये इसके साथ साथ कहा जाता है कि मनका बनाने का उद्योग तो था ही, खिलौना बनाने का केंद्र भी कहीं ना कहीं सुरकोटड़ा को कहा गया है, खिलौना बनाने का केंद्र। केंद्र खिलौना बनाने का केंद्र भी जो है वो कहा गया है स्टोक सुरकोटरा को, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक तो घोड़े का जीवाश्म तो इम्पोर्टेंट मिला ही, दूसरा मनका बनाने का उद्योग भी मिला है, तीसरा खिलौना बनाने का केंद्र। तो कई बार क्वेश्चंस में आपको पूछ दिया जाए कि खिलौना बनाने का केंद्र जो है वो कहाँ से मिला है, खिलौना कहाँ ज्यादा सबसे ज्यादा बनाया जाता था, तो आप एक सवाल का आंसर ये भी दे सकते हैं कि सुरकोटड़ा में कहीं ना कहीं खिलौना बनाने का केंद्र मिला है, ठीक है।
तो यहाँ जब एक कहा जाता है कि जगपति जोशी ने 1964 में जब उत्खनन किया तो बहुत सारे इकट्ठा एक जगह खिलौना मिला। तो खिलौना मिला तो उसी वजह से कहा जाता है कि सुरकोटड़ा कहीं ना कहीं खिलौना बनाने का एक प्रकार से केंद्र था। ठीक है, कुछ और चीजें प्राप्त हुई है जैसे एंटी मनी। एंटी मनी का कहा जाता है कि एंटी मनी का घड़ा प्राप्त हुआ है। एंटी मनी एक प्रकार से कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो एक बनाया जाता था। एंटी मनी एक पत्थर टाइप का जो है, बहुत ही चीजों को मिला करके, जो जैसे मिट्टी होती है उसी प्रकार से उसमें जो है अलग अलग चीजों को मिला करके कहा जाता है कि वो एंटी मनी एक प्रकार से ऐसा था जिससे उस पदार्थ से पूरा पूरी एक घड़ा बनाया जाता था। और एंटी मनी काफी महंगा था, बहुत ही उस टाइम में कहा जाता है कि बहुत ही कीमती धातु के रूप में जाना जाता था। तो एंटी मनी का कहा जाता है कि एंटी मनी का घड़ा प्राप्त हुआ है यहाँ से। मिटा देता हूँ, लिख सकता हूँ, नीचे तो आ जाएगा। एंटी मनी का घड़ा, एंटी मनी का घड़ा। एंटी मनी का घड़ा मिला है कहां से आपको? सुरकोटड़ा से। ठीक है, एंटी मनी का घड़ा मिला है सुरकोटड़ा से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी मनी का घड़ा। अब इसको अगर पूरा देखे कि सुरकोटड़ा को कैसे कैसे बसा हुआ था सुरकोटड़ा, तो सुरकोटड़ा के बारे में कहा जाता है कि अगर हम इसे देखें तो दो हिस्सों में कहा जाता है कि ये बंटा हुआ था। लिख लिया आप लोगों ने? मिटा दे रहा हूं। ये सुरकोटड़ा हो गया। तो सुरकोटड़ा के बारे में कहा जाता है कि ये दो भागों में, ये पूरा बस्ती सुरकोटड़ा जो है, ये पूरी बस्ती सुरकोटड़ा है। तो इस पूरी बस्ती को कहा गया दो भागों में बांटा गया। तो दो भागों में बांटा गया, एक कहा जाता है गढ़ी, वही वाला उच्च और निम्न वाली स्थिति है, एक गढ़ी और दूसरा आवासीय स्थल। ऐसे नहीं, थोड़ा दिक्कत होगा आपको। तो ये मान के चलिए पूरा हो गया आपका सुरकोटड़ा। ठीक है, गुजरात के कच्छ में ये सुरकोटड़ा हो गया। सुरकोटड़ा। अब ये कहा गया कि ये जो है इसमें से एक स्थल गढ़ी हो गया, गढ़ी, और दूसरा हो गया आवासीय स्थल। ठीक है, आवासीय स्थल। आवासीय स्थल। तो ये कहीं ना कहीं आवासीय क्षेत्र या स्थल जो है एक प्रकार से एक गढ़ी जो हो गया, उच्च बताया भी था कि कैसे आप मोहनजोदड़ो में देखते हैं तो एक उच्च जो हो गया, उच्च मतलब पूरा दो, एक पूरी पूरी बस्ती जो है वो दो भागों में बटी हुई थी, उच्च नगर और निम्न नगर। तो ऐसे ही हो गया, सुरकोटड़ा गढ़ी हो गया, ये ऊंचाई पे बसा हुआ था इसलिए गढ़ी कहा गया, इसको पूरा पूरी ये ऊंचा पे बसा हुआ था। और ये कहा गया निम्न स्थल, इसको जो है ये आवासीय स्थल। तो यहाँ पर रहने सहने की पूरी जो कहा जाता है कि आम लोग जो है वो ज्यादातर जो जीवन अपना बिताते थे तो यही आवासीय स्थल है। ठीक है,
ज्यादातर गढ़ी जो है, गढ़ी जैसे कहा जाता है, चूंकि प्रमाण हम लोग को कंप्लीटली जो है वो नहीं मिला है, और अगर मिला भी है तो कहीं ना कहीं वो पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसके वजह से बहुत ज्यादा कंफर्मेशन कहना, कंफर्म करना थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसी वजह से कहा गया कि गढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं, गढ़ी में एक प्रकार से आपको जो निर्मित स्थल मिला है, तो इसमें देखिएगा तो बड़े बड़े जो किले वगैरह होते हैं वो ज्यादातर और ऊंचाई पे बसा हुआ, तो ये अवस्थित मतलब विकसित, और ये आपका आवासीय स्थल जिसमें आम जन रहते थे। ठीक है, तो ये कहा गया कि सुरकोटड़ा की पूरी बस्ती जो है वो दो भागों में विभाजित थी, एक गढ़ी और दूसरा आवासीय स्थल। ठीक है, तो पूरी बस्ती है थी, पूरी बस्ती को कैसे दो भागों में बांटा गया था। अब इसमें ये है कि दो, अब इसमें आप देखिएगा तो ये जो बसा हुआ ऐसा है, तो ये कहा गया कि जब इसका उत्खनन किया गया सुरकोटड़ा को, तो सुरकोटड़ा को जब उत्खनन किया गया तो पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे कहा जाता है कि ये सुरकोटड़ा जो था ये कहीं न कहीं भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में होने की वजह से, ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से इसका जो विनाश हुआ, इसका जो डिक्लाइन हुआ या डिस्ट्रक्शन हुआ, वो कहीं न कहीं भूकंप से हुआ। तो डिस्ट्रक्शन जो है, ये सुरकोटड़ा का डिस्ट्रक्शन या डिक्लाइन जो है, डिक्लाइन जो है ये कहीं ना कहीं पूरा पूरी कहा जाता है कि भूकंप से हुआ, भूकंप से हुआ। ठीक है, ये भूकंप से, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो सुरकोटड़ा के बारे में कहा जाता है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने सुरकोटड़ा को खोजा तो दो आवासीय, दो क्षेत्र में तो मिला ही, इसके बारे में कहा गया कि ज्यादातर जो रिमेन्स मिली है, इससे इस बात को प्रमाणित होता है कि कहीं ना कहीं ये जो एक प्रकार से कच्छ, जो कच्छ में एक प्रकार से सुरकोटड़ा है, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कच्छ में और सौराष्ट्र वगैरह के इलाका जो है वो भूकंप प्रभावित इलाका है। ठीक है, तो भूकंप कई बार आया भी है, तो भूकंप पहले इधर भी आपके गुजरात में जो कुछ साल पहले आया था, तो उसमें भी देखिएगा तो बहुत बहुत ज्यादा भयानक जो भूकंप कहा जाता है वो आया था, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो यहाँ पे जब रिमेन्स की जब खोज की गई, बहुत सारी चीजें मिली, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं इसका सुरकोटड़ा का पूरा डिक्लाइन जो हुआ था वो भूकंप के माध्यम से हुआ था। तो भूकंप के कारण सुरकोटड़ा जो है वो पूरी तरह विनाश हो गया था। ठीक है, समाप्त हो गया था। तो भूकंप का कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा, जी बताइए। ये भूकंप के बारे में कहा गया। अब इसमें ये भी कहा गया कि अगर इसको बचाना था सुरकोटड़ा को, तो कई बार भूकंप आने के कारण ये लोग सतर्क हो गए थे, सुरकोटड़ा के लोग। तो इन्होंने क्या किया था, पूरी नगर को क्या किया था कि पूरी नगर को कहा जाता है कि पत्थर पे पूरी पत्थर से जो है इसको एक प्रकार से बचाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि स्थानीय लोगों ने सुरकोटड़ा का जो निर्माण किया था वो कहीं ना कहीं ज्यादातर पत्थर से किया था, पत्थर से निर्मित किया था। तो यही बात आपको वहां भी लागू होता है। शुद्ध कांगे डोर जो बताया था, तो शुद्ध कांगे डोर में जो बताया था, तो उसमें भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं पत्थर से निर्मित। क्यों? तो वो समुद्र के पास होने के कारण भूकंप प्रभावित ज्यादा,
हमें कोई बात नहीं, आप क्लास के बाद बात कर लीजिएगा। जी बताइए। जी बताइए। क्लास के बाद आप स्टाफ है तो उस नंबर पे कस्टमर केयर का नंबर है, उस पे बात कर लीजिएगा, या ऐप पे तो पूरी पूरी अवेलेबल है। तो ऐप पे सारी इंफॉर्मेशन, आपको जो भी कोर्स लेना है, जो भी लेना है आप ले सकते हैं। अगर ज्यादा जानकारी की जरूरत हो तो आप उस पे नंबर दिया हुआ होगा, आप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। लेकिन हमें लगता है कि पर्याप्त जानकारी, पूरी डिटेल्स जो है, जिस भी कोर्स को आप खोलेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में वो सारी बातें मेंशन होती है ज्यादातर। ठीक है, ताकि आपको बार बार कॉल करने की जरूरत या मैसेज करने की जरूरत ना पड़े। तो आप वहां से भी ले सकते हैं, या आपको और कुछ लगता है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्लास के बाद आप बात कर लीजिएगा कॉल करके। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग बता रहे थे सुरकोटड़ा के बारे में। तो सुरकोटड़ा के बारे में कहा जाता है कि जब हिस्टोरियन ने सुरकोटड़ा को देखा तो ये पता चला कि ये पत्थर से पूरा पूरी निर्मित किया गया था सुरकोटड़ा को। क्यों? क्योंकि यह पूरा सुरकोटड़ा जो है ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र था। तो भूकंप से बचाने के लिए सुरकोटड़ा को पत्थर से निर्मित किया गया था, ताकि इसको भूकंप से बचाया जा सके। लेकिन फिर भी अंततः भूकंप से बचता नहीं है, और अंततः सुरकोटड़ा का जो डिक्लाइन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ये इसका विनाश होता है, वो कहीं ना कहीं भूकंप से ही होता है। ठीक है, तो प्रमाण ऐसा मिला। अब इसके बाद, इसी के बाद कहा जाता है कि जगपति जोशी ने जो सुरकोटड़ा को खोजा था, एक और स्थल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके यूपीएससी के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार हाल में ही शायद इंपॉर्टेंट जो है आपका यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है, धौलावीरा से। धौलावीरा से धौलावीरा से तो धौलावीरा से जो पूछा है, तो धौलावीरा इंपॉर्टेंट है। तो सुरकोटड़ा क्लियर हो गया। अब सुरकोटड़ा के बाद हम लोग चलते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा भी आपका गुजरात में ही है। तो धौलावीरा को पढ़ते हैं। सॉरी, धौलावीरा। सॉरी, धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा के बारे में कहा जाता है कि अगर धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा जो है, इसकी जब खोज की गई तो जगपति जोशी ने जैसे सुरकोटड़ा को खोजा था, वैसे ही उसी इलाका में, गुजरात के इलाका में, कहा जाता है कि धौलावीरा भी जो है वो गुजरात में ही है, मिला, गुजरात में ही मिला। और इसकी खोज जो है, ये कहा जाता है कि जगपति जोशी ने 1967 टू 1968 में किया था। इसके पहले किसका किया? 1964 में सुरकोटड़ा को, और 1967 टू 1968 में कहा जाता है कि जगपति जोशी ने धौलावीरा को खोजा। 1967 टू 68, तो जगपति जोशी ने, तो आपको ध्यान रहा होगा, ध्यान याद आ जाएगा कि जगपति जोशी ने 2 स्थान की खोज किया था, एक धौलावीरा और इसके पहले सुरकोटड़ा। जगपति जोशी,
तो याद रहेगा, हमें ध्यान है कि आप लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, तो 1967 1968 में, चूंकि 1964 में ही सुरकोटड़ा को गुजरात के इलाका में खोज चुके थे जगपति जोशी, तो इसके बाद अगला टारगेट जब वो खोज करते हैं तो धौलावीरा के बारे में पता चलता है। और 1967 टू 1968 में जगपति जोशी ने गुजरात के इलाका में धौलावीरा को खोजा। ठीक है, यह भी जो है, ये भी जो इलाका है ये भी कहा जाता है कि जैसे सुरकोटड़ा धौलावीरा में स्थित, सुरकोटड़ा जो है वो कहीं ना कहीं कच्छ में स्थित था, तो धौलावीरा जो है, धौला की वीरा के बारे में भी कहा गया कि यह भी गुजरात के कच्छ में स्थित, गुजरात के कच्छ में। ठीक है, तो गुजरात के कच्छ में जो है, ये भी कहा गया कि गुजरात के कच्छ में धौलावीरा भी अवस्थित था। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि ये दो नदियों के बीच, धौलावीरा जो है दो नदियों के बीच स्थित था, मानसर और मानहर। ये धौलावीरा मानसर, इधर लिख लीजिए मानसर और मानहर, मानहर, और इधर लिख लीजिए मानहर। तो ये पता चल जाएगा आपको, ये धौलावीरा है, इधर मानसर नदी और दूसरी मानहर नदी। तो ये कहा गया कि धौलावीरा जो है, जब जगपति जोशी ने खोज किया सुरकोटड़ा को, तो सुरकोटड़ा के बाद अगला जो है वही कच्छ में धौलावीरा मिला। और धौलावीरा के बारे में कहा जाता है कि ये गुजरात के कच्छ में स्थित था, और ये कहीं ना कहीं दो नदियों के बीच में धौलावीरा है। तो एक मानसर नदी और दूसरी मानहर नदी। ठीक है, तो इन दो नदियों के बीच जो है आपका धौलावीरा अवस्थित है। ठीक है, तो धौलावीरा के बारे में कहा गया कि मानसर नदी और मानहर नदी, इन दोनों के बीच में धौलावीरा स्थित है, गुजरात के कौन से इलाका में, कच्छ के इलाका में। तो 1967 1968 में जगपति जोशी ने धौलावीरा की भी खोज किया। अब धौलावीरा अब धौलावीरा की जब खोज किया, तो खोज करने के बाद जब धौलावीरा में उत्खनन का कार्य किया गया, तो कहा गया कि यहां भी हड़प्पा सभ्यता का 3 स्तर जो कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति के 3 स्तर का भी यहां भी खोज हुआ। हड़प्पा संस्कृति के 3 स्तर मिले हैं। तीन स्तर जो है, 3 स्तर धौलावीरा में मिला, धौलावीरा में मिला, 3 स्तर धौलावीरा में मिला है। ठीक है, तो प्राक हड़प्पा 3 स्तर कौन सा हो गया, 3 स्तर, प्राक हड़प्पा, चलिए लिख दे रहा हूं, प्राक हड़प्पा, दूसरा हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन, और तीसरा हो गया आपका हड़प्पा के बाद। हड़प्पा पश्चात। ठीक है, तो ये 3 स्तर का प्रमाण जो है हमें कहा मिला है, तो धौलावीरा में मिला है। ठीक है, धौलावीरा में मिला है। तो ये कहा गया कि कहीं ना कहीं अगर धौलावीरा को देखा जाए, तो धौलावीरा काफी इंपॉर्टेंट है,
और धौलावीरा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो है वो हड़प्पा संस्कृति के 3 स्तरों का खोज हुआ है। एक प्राक हड़प्पा, दूसरा हड़प्पा कालीन और तीसरा हड़प्पा पश्चात। मतलब कि प्राक हड़प्पा, हड़प्पा के पहले की भी प्रमाण जो है यहाँ पे मिला है, हड़प्पा के काल का भी प्रमाण मिला है और हड़प्पा के बाद के काल का भी प्रमाण जो है वो धौलावीरा में मिला है। ठीक है, अब इसमें धौलावीरा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है धौलावीरा का जल प्रबंध। ठीक है, जल प्रबंध। हड़प्पा स्थल के विपरीत कहा जाता है ये 3 खंडों में विभाजित था। ये लिख लिया आपने, मिटा दे रहा हूं, इसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिएगा कि धौलावीरा में आपको जगपति जोशी तो कहा ही, जगपति जोशी के साथ एक और नाम आ रहा है, एक और नाम है डॉक्टर बिस्ट का। ठीक है, डॉक्टर बिस्ट का तो आप लोग ध्यान से लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप लोग से पूछ दे बिस्ट, बिस्ट, डॉक्टर बिस्ट के बारे में। तो ये कहा गया कि कहीं ना कहीं जगपति जोशी ने तो एक प्रकार से खोजा ही था, डॉक्टर बिस्ट ने भी उत्खनन कार्य किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डॉक्टर बिस्ट के बारे में भी कहा गया कि डॉक्टर बिस्ट ने भी धौलावीरा को उत्खनन कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो इनके बारे में लिख लीजिए। अब ये धौलावीरा की विशेषता ये है कि पूरी बस्ती जो है धौलावीरा की, इसको कहा गया कि हड़प्पा के विपरीत, हड़प्पा में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर जो बस्ती बसी थी उसको 2 भागों में बांटा गया था, उच्च शहर और निम्न शहर। लेकिन यहाँ 3 तरीके से बांटा गया था, इसको 3 रूप में पूरा बस्ती जो है धौलावीरा की, धौलावीरा की, तो इस बस्ती को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, इसमें एक कहा जाता है कि दुर्ग, जैसे दुर्ग होता था उसमें वैसे ही दुर्ग, एक दुर्ग बोला गया। दुर्ग के साथ साथ कहा गया कि मध्य, ये मध्य, मध्य और निचला भाग, ये हो गया आपका निचला भाग। तो ये पूरा धौलावीरा जो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी धौलावीरा की बस्ती है, तो अभी तक हम लोगों ने हड़प्पा में यही पढ़ा कि ज्यादातर हड़प्पा के जो नगर थे उस हड़प्पा के नगर को 2 भागों में बांटा गया था, एक दुर्ग में और दूसरा निचला भाग में। लेकिन मध्य भाग आज तक कहीं नहीं मिला। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा स्थान है जहां से मध्य भाग भी मिला है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में पूरी बस्ती को बांटी गई थी। ठीक है, एक दुर्ग का इलाका, फिर मध्य भाग और तीसरा निचला हिस्सा। ठीक है, तो पूरी शहर को 3 हिस्सों में बांटा गया था, जो कि हड़प्पा के क्या है, पूरी तरह विपरीत है। इसलिए कहा गया कि धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट एक स्थान मिलता है जो हड़प्पा से काफी अलग मिलता है, लेकिन पूरी तरह यह कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता का ही प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि बहुत सारी जो 3 स्तर का जो उत्खनन हुआ, तो उत्खनन में प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और हड़प्पा पश्चात का पूरी प्रमाण मिला है। ठीक है, और इस पूरे नगर को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर नगर हैं उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है,
दुर्ग में और दूसरा निचला में, लेकिन मध्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। लेकिन धौलावीरा एक अकेला स्थान है जहां पे पूरी बस्ती को 3 भागों में बांटा गया है, दुर्ग, मध्य और निचला भाग। ठीक है, यहाँ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है आपका जल प्रबंध का अति विशिष्ट कहा जाता है कि अति विशिष्ट जल प्रबंध। तो जल प्रबंध के बारे में कहा गया चूंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सेमी एरिड इलाका है, ये आपका कच्छ का, गुजरात का कच्छ आप जाएंगे तो वहां पे पानी वगैरह की जो कही जाती है वो काफी किल्लत कही जाती है। ठीक है, तो सेमी एरिड इलाका है गुजरात का इलाका, गुजरात का कच्छ का इलाका। तो गुजरात के कच्छ इलाका में सेमी एरिड मतलब कि पानी की बहुत ही कमी जो कही जाती है कच्छ में कही जाती है। तो उसके वजह से भी धौलावीरा, चूंकि धौलावीरा पूरा कच्छ में ही बसा हुआ था, तो कच्छ में बसे होने के कारण, पानी की किल्लत होने के कारण, पानी की कमी होने के कारण धौलावीरा के लोगों ने क्या किया था, जो जल प्रणाली अपनाया था वो कहा जाता है कि जल संरक्षण में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका जो है धौलावीरा में अपनाया गया है। तो धौलावीरा के बारे में कहा गया कि जो इनका पूरा पूरी जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इतना बेहतरीन था कि इनको पानी की कभी दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट का अति विशिष्ट जो है वो कहा गया है जल प्रबंध के बारे में। ये अति विशिष्ट प्रणाली, वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि जल प्रबंध का अति विशिष्ट प्रणाली जो है वो हमें कहां से देखने को मिलता है, या जल संरक्षण की प्रणाली के बारे में हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण को लेकर के सबसे ज्यादा जागरूक वाला स्थल कौन सा था, तो वो कहीं ना कहीं धौलावीरा था, क्योंकि इन्होंने जो वाटर का मैनेजमेंट किया था वो बहुत ही सुदृढ़ प्रणाली था, बहुत ही बेहतरीन प्रणाली था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ है तो देख लीजिए आप लोग धौलावीरा। जो देख रहे हैं धौलावीरा, ये देख रहे हैं, ये पूरा पूरी जो है वो जल का ही कहा जाता है, ये पूरा पूरी जल का ही है, जल को संरक्षित करने के लिए। ये देखिए, ठीक है, ये जल संरक्षण का ये है कि पूरा तालाब वगैरह बना करके वो लोग जो है पूरा पूरी जल को पूरा पूरी मैनेजमेंट करना ये पूरा सीखे हुए थे कि कैसे। ये देखिए कितना लेवल बना हुआ है, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। ठीक है, इसके नीचे भी होगा कई लेवल।
यहाँ से पानी लेना है तो उतरना है, तो अपना पानी का संरक्षण रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए, पानी का संरक्षण करने के लिए काफी चीजें बनाई गई थी। ये देखिए पानी के संरक्षण के लिए कहा जाता है कि ये पूरा पूरी धौलावीरा का ही है। ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट में सबसे अव्वल जो माना जाता है किसी को, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में, ये देखिए पूरा कुआं, कुआं का सिस्टम कैसे पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो ये सेमी एरिड इलाका होने के कारण भी कहीं ना कहीं धौलावीरा के लोगों ने बहुत अच्छे से जो है इसका यूज किया है, बहुत तरीके से। तो ये पूरी पूरी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो मिला है। ठीक है, ये देख लिया आपने। ये देख रहे हैं पत्थर का, जो अभी बोल रहा था मैं कि पूरा पत्थर का इन्होंने पूरा बनाया था, तो ये देखिए ईंट नहीं है बल्कि ये पूरा पूरी पत्थर है। ठीक है, तो पूरा पूरी पत्थर से पूरा निर्मित किया गया था। ये पूरा देखिए कैसे बना हुआ है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे एक प्रकार से कहीं ना कहीं कच्छ के इलाका में जो भी चीजें बनाई गई है वो ज्यादातर आपको जो है वो पत्थर से बनाया गया है। तो शुरू को धौलावीरा भी जो है वो आपको, ये धौलावीरा कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी जाना जाता है। ये जल संरक्षण के कारण ही इसको दिया गया है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। क्लियर हो गया, तो धौलावीरा घूम लिए, गुजरात जाने की जरूरत नहीं पड़ा, यहीं से घूम लिया आप लोग। कभी मौका मिले तो चले जाइएगा। ठीक है, कभी गुजरात घूमिए तो धौलावीरा घूम लीजिएगा, कच्छ में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो कच्छ कभी घूमिएगा तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सोच लीजिए आज से लगभग लगभग 2000 तो इधर ही हो गया, 2000 उधर, तो 4000 4500 वर्ष पुराना आपको मिलेगा, 4500 वर्ष पुराना। तो 4500 वर्ष पुराना कुछ चीज देखना हो तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा था वो स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी मौका मिले तो धौलावीरा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पूरा पूरी आपका धौलावीरा जाना जाता है। अब इसकी जनसंख्या के इसके बारे में कहा गया, एक और चीज जो आपने देखा होगा तो उसमें जो है वो कहा गया कि यहाँ पे जो है एक वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम तो बड़ा बहुत अच्छा मिला ही है, स्टेडियम के बारे में भी बताया जाता है कि यहाँ पे एक स्टेडियम भी मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जल प्रबंधन का हो गया धौलावीरा। तो जो प्रमाण मिला है वो एक स्टेडियम का प्रमाण भी मिला है यहाँ पे, तो स्टेडियम के बारे में भी बताया गया है। एक स्टेडियम का प्रमाण मिला है। ठीक है, एक स्टेडियम भी मिला है। यहाँ की आबादी के बारे में कहा गया कि आरएस बिस्ट जो है वो अनुमान लगाते हैं और कहते हैं कि अगर हम धौलावीरा की जनसंख्या की बात करें, जो मानसर और मानहर नदी के बीच में बसा हुआ था, आज वॉइस स्लो आ रही है, वॉइस स्लो तो नहीं आनी चाहिए, वॉइस तो बढ़ी हुई है। मैं देखता हूँ। अब वॉल्यूम जितना हो सकता था मैंने बढ़ा दिया। ठीक है,
हमें लगता है कि वॉइस से दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, वॉइस तो काफी आ रही होगी। अब ठीक है मृत्युंजय जी? अब ठीक है आवाज मेरी आवाज ठीक जा रही है आपके पास? वो लगाने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि कहीं आसपास का जो आवाज है ना वो भी आप लोग को थोड़ा सा होता है, तो इसी वजह से मैंने इसको नया मंगवाया है। अब ये पूरी नॉइज कैंसिलेशन है, तो आपको आसपास की इधर उधर की आवाज सुनाई नहीं देगी, क्लियर आवाज आएगी। ठीक है मृत्युंजय जी, मेरी आवाज ठीक है, अब क्लियर है? अभी तक तो बोल रहा था कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा था। तो चलिए, अब यहाँ पे कहा जाता है कि अगर हम धौलावीरा के बारे में जाने तो आर एस बिस्ट जो है, डॉक्टर आर एस बिस्ट, डॉक्टर आर एस डॉक्टर आर एस बिस्ट के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अनुमान लगाया कि धौलावीरा का अगर देखा जाए कि धौलावीरा का वाकई में एक अनुमान लगाया गया कि कितनी जनसंख्या होगी, तो ये बताते हैं कि लगभग 20,000 के आसपास, 20,000 के आसपास, 20,000 के आसपास जो है इस शहर की, धौलावीरा की जो है वो जनसंख्या देखने को मिलती है। अच्छा, पहले से डिफरेंट है? पता नहीं, मैंने तो चेक किया तो इसकी आवाज तो बड़ी सुंदर आ रही थी, बहुत अच्छी क्लियर क्रिस्पी आ रहा था। अब पता नहीं आप लोग, देखता हूं फिर। तो आर एस बिस्ट, डॉक्टर आर एस बिस्ट के बारे में ये कहा जाता है कि 20,000 इन्होंने अनुमान जो लगाया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो धौलावीरा मिला है, तो धौलावीरा में जो आबादी रहती होगी वो कितनी आबादी लगभग होगी, तो इसके बारे में डॉक्टर आर एस बिस्ट ने अनुमान लगाया। इन्होंने कहा कि लगभग लगभग 20,000 की आबादी जो है वो धौलावीरा में रहती थी। अब इसमें यह भी कहा गया कि अगर हम देखें तो ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए धौलावीरा तो जाना जाता था, लेकिन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो तभी तक चल सकता है ना जब जल स्रोत कम से कम हो। लेकिन यही कहा जाता है कि जब ये जल स्रोत देखा जाए धौलावीरा में, तो इसका जो विनाश हुआ या डिस्ट्रक्शंस हुआ, तो इसका डिस्ट्रक्शंस के बारे में अगर हम बात करें, जी बताइए मृत्युंजय जी। सर आवाज स्लो आ रही है, ठीक है। अभी भी और स्लो? थोड़ा जो, सर जरा ये बताइएगा, डॉक्टर आर एस बिस्ट जो 20,000 वर्ष पहले, उसके बारे में एक बार और बोल दीजिएगा थोड़ा उस। नहीं नहीं, 20,000 वर्ष पहले नहीं, बल्कि हाँ, आबादी 20,000 है। अच्छा। आबादी 20,000 है। ठीक है, क्या बताया, जैसे डॉक्टर आर एस बिस्ट ने बताया कि 20,000 आबादी बताइए, आबादी आबादी पॉपुलेशन। हाँ हाँ 20,000 आबादी। ठीक है, 20,000 आबादी। क्या धौलावीरा की आबादी 20,000 बताई है? हाँ हाँ, धौलावीरा की आबादी 20,000। ठीक है, ठीक ठीक। आवाज थोड़ा स्लो आ रही है सर पहले से। अच्छा। हैंड्रेड से, हाँ हैंड्रेड से तो सही आ रहा है, लेकिन पता उस नहीं, तरह। कोई बात नहीं, चेक करता हूँ, देखता हूँ, आज भर क्लास कर लीजिए। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो धौलावीरा के बारे में अगर देखें तो धौलावीरा के बारे में यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं धौलावीरा के बारे में कहा जाता है कि आर एस बिस्ट ने एक अनुमान लगाया कि अगर धौलावीरा की आबादी अगर देखा जाए तो आबादी कितनी है, तो लगभग 20,000 आबादी बताया गया कि लगभग 20,000 पॉपुलेशन यहाँ पे होगा। और धौलावीरा के विनाश का, डिस्ट्रक्शन का या डिक्लाइन के बारे में कहा गया कि धौलावीरा का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो धौलावीरा जो वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था, उसी वाटर मैनेजमेंट के लिए कहा जाता है कि जब नदियां सूख गई, तो नदियां सूख गई तो इनके पास पानी रहा नहीं, तो उसी वजह से कहा जाता है कि
नदियों के सूखने या नदी का जो स्रोत था या धारा थी, उसका बदलाव होने के कारण धौलावीरा का पूरा पूरी विनाश होता। ठीक है, तो नदी सूख जाना, नदी का जल के स्रोत का सूखना, सूखना, या नदी की धारा में परिवर्तन, या नदियों की धारा में परिवर्तन, नदियों की धारा में परिवर्तन, नदियों की धारा में परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। तो ये कहा गया कि अगर हम पूरा पूरी धौलावीरा को देखें तो धौलावीरा जो कहीं ना कहीं वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता था, लेकिन अंत भी उसका जल स्रोत की कहा जाता है कि जल स्रोत अब जल स्रोत ही नहीं रहेगा। जल स्रोत अगर मान के चलिए कितना धौलावीरा के लोग बचाएंगे, जल रहेगा तभी तो उसको संरक्षण करके कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने संरक्षण जितना हो सकता था बेटर मैनेजमेंट करके उन्होंने किया, लेकिन अंततः कहा जाता है कि जल स्रोत ही पूरा सूख गया, या फिर उनकी जो नदी थी, जिस नदी से पानी आता था धौलावीरा में, उस नदी का मार्ग ही परिवर्तन हो गया। तो धौलावीरा के लोग कैसे जी सकते थे? तो कहीं ना कहीं कहा जाता है इसी वजह से धौलावीरा का अंत जो है वो होता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ते हैं आप करंट वगैरह में पढ़ेंगे, इकोलॉजी इन्वायरमेंट वगैरह में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे समुद्र के आसपास का कोई इलाका है वो समुद्र में डूब गया, जल स्तर बढ़ने के कारण समुद्र में डूब गया। जैसे भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। आज है क्या? नहीं है ना। जल का लेवल क्या कहा जाता है कि जैसे ही सी लेवल बढ़ा उसके बाद वो पूरा पूरी वो उसी में समा गया। पहले से कहा जाता था एंशिएंट टाइम कि आप देखिएगा कि एंशिएंट टाइम का जो सिटी है, जो कहा जाता है कि द्वारका, तो द्वारका भी क्या है, वो भी कहीं ना कहीं आपको समुद्र में ही समा गया। तो कई बार ये चीजें होती है कि लगातार वो जो कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन वगैरह जो होता है, और भी बहुत इन्वायरमेंट जो चेंजेज होती है उसके वजह से भी दिक्कतें आती है। वो आपका प्रमाण कहीं ना कहीं धौलावीरा में भी देखने को मिल रहा है कि जल स्रोत ही सूख गया, नदियों की धारा में परिवर्तन हो गया, तो ये कैसे बचेगा? तो ये ध्यान रखिएगा कि आज जहां पे हैं आप, तो जरूरी नहीं है कि वो शहर हमेशा जिंदा हो, उसकी डेथ भी हो सकती है, कहीं ना कहीं वो भी एक वीरान हो सकता है। कोई इलाका जो है हरा भरा आज का इलाका है, हो सकता है कि वो कल होकर के अगले टाइम में कुछ समय में हो सकता है कि वो मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए। जो मरुस्थल है वो हो सकता है कि हरी भरी में परिवर्तित हो जाए। तो हजारों साल की ये प्रक्रिया है, वो लगती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं होता ही होता है। तो धौलावीरा का भी वही अंत कहा जाता है कि धौलावीरा भी काफी 20,000 की आबादी थी लेकिन इसका अंत जो है वो डिक्लाइन होता है जल स्रोते के सूखने और नदियों की धारा में परिवर्तन के कारण धौलावीरा का अंत हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब धौलावीरा के बाद गुजरात का एक और इलाका है जिसका नाम है रंगपुर। क्लियर हो गया, मिटा दे रहा हूं। गुजरात का ही एक और इलाका है। तो हम लोगों ने गुजरात में कितने इलाके पढ़े? एक तो हम लोगों ने गुजरात में लोथल पढ़ा, लोथल पढ़ा, लोथल के साथ साथ कौन पढ़ा? सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा पढ़ा, और सुरकोटड़ा पढ़ने के बाद फिर वो कौन सा पढ़ा? धौलावीरा। अब धौलावीरा के बाद एक है आपका रंगपुर।
एक मिनट रुक जाइए। वो रंगपुर, तो रंगपुर भी कहीं ना कहीं आपका कहाँ है, रंगपुर भी गुजरात में है। और रंगपुर के बारे में कहा जाता है कि रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ा इलाका में, गुजरात के कठियावाड़ा इलाका में। कठियावाड़ इलाका में। ठीक है, तो रंगपुर आपका हो गया। रंगपुर कहा जाता है कि गुजरात के कठियावाड़ा इलाके में अवस्थित है। और इसकी खोज जो है 1953 से 1954 में रंगनाथ राव ने किया था। खोज, इसकी खोज 1953 टू 1954 में रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है, तो 93, 1953, 1954 में रंगनाथ राव के बारे में कहा गया कि गुजरात के कठियावाड़ इलाका में रंगपुर अवस्थित है। तो रंगपुर की खोज 1953, 1954 में रंगनाथ राव ने किया था इसका खोज। ठीक है, तो रंगनाथ राव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे भी अगर देखिएगा तो इसकी जब खोज हुई, खुदाई की गई, तो ये भी पता चला कि जैसे आपका सुरकोटड़ा गुजरात का धौलावीरा और आपका कहीं ना कहीं लोथल था, तो उसी प्रकार से रंगपुर भी जो है गुजरात में इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान था। ठीक है, तो भारत के अलग अलग हिस्सों में जैसे बताया हूं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जैसे देखिएगा तो हड़प्पा हो गया, हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो के साथ साथ आपको कौन सा बताया, गुजरात के लोथल, लोथल में फिर वो कच्छ में आपका सुरकोटड़ा, फिर आपका धौलावीरा, और धौलावीरा के बाद फिर एक और कौन सा हो गया, रंगपुर हो गया। तो रंगपुर के बारे में भी, तो ये कहीं ना कहीं जैसे अलग अलग हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग शहर थे, वैसे ही रंगपुर भी जो है एक इलाका था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट इलाका। यहां से भी कहा गया कि रंगपुर में भी देखा गया कि जब रंगपुर की खुदाई हुई, तो खुदाई होने के बाद यहां से जो प्रमाण मिला, तो यहां से भी 3 स्तर का प्रमाण मिला है। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति के 3 स्तर का प्रमाण जो है यहाँ पे मिला। तो एक प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, दूसरा हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन, और तीसरा हड़प्पा के पश्चात, हड़प्पा पश्चात संस्कृति का, हड़प्पा पश्चात संस्कृति का प्रमाण मिला है। संस्कृति का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो यहां भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जैसे हड़प्पा के रंगपुर जो है, रंगपुर में जैसे हड़प्पा के अन्य स्थल में, जैसे धौलावीरा में भी बताया कि 3 स्तर मिला है, वैसे ही रंगपुर में भी कहा जाता है कि जब उत्खनन कार्य रंगनाथ राव ने किया,
तो यहाँ भी हड़प्पा संस्कृति के 3 स्तरों का प्रमाण मिला। एक प्राक हड़प्पा, दूसरा हड़प्पा कालीन और तीसरा हड़प्पा के बाद का। ठीक है। इसके बस्ती का निर्माण में कहा गया कि ज्यादातर जो है वो अधिकतर जो है वो निर्माण वो कच्ची ईंटों से हुआ है। तो कच्ची ईंटों का प्रमाण कब मिलता है? प्राक हड़प्पा में। उसके बाद कहा गया हड़प्पा कालीन कुछ पका हुआ ईंटा भी मिला है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लीजिए कि ज्यादातर कहा जाता है कि रंगपुर की जो बस्ती बनी हुई थी, तो उस बस्ती में जो भी मकान बने हुए थे, तो उस मकान में ज्यादातर जो कहा गया कि जो ईंट का इस्तेमाल हुआ है, वो ज्यादातर ईंट का इस्तेमाल एक प्रकार से कहा जाता है कि कच्ची ईंटों का इस्तेमाल। ठीक है। जो पूरी बस्ती है रंगपुर की, तो रंगपुर की बस्ती में जो मकान बने हुए थे, तो इन मकानों के बारे में कहा गया कि जो भी मकान बना हुआ था वो कहीं ना कहीं ज्यादातर कच्ची ईंटों का बनाया गया, कच्ची ईंटों का बना हुआ था। ज्यादातर हम क्या पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ज्यादातर पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया और पकी हुई ईंटों से एक प्रकार से अपने घर बनाए। लेकिन ये कहा जाता है कि रंगपुर में ज्यादातर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल कर घर बनाया गया था। और अगर पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया भी गया तो कहा जाता है कि बहुत बड़ी बड़ी पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया। कुछ पकी हुई तो पकी हुई ईंट कब का हो गया? हड़प्पा कालीन। कुछ पकी हुई बड़ी ईंटों का भी प्रयोग किया गया। तो ये पूछा जाता है कई बार रंगपुर के बारे में पूछ दे कि कहीं ना कहीं कच्ची ईंटों का इस्तेमाल जो है सबसे ज्यादा कौन से इलाके में इस्तेमाल किया गया है, तो आपको बोलना है कि रंगपुर का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां सबसे ज्यादा कच्ची ईंटों के इस्तेमाल से रंगपुर में घर बनाया गया। ठीक है। और यहाँ का ये जो बस्ती है, तो बस्ती में कहा गया कि जैसे मोहनजोदड़ो में नालियां बनाई गई थी सड़क के किनारे, वैसे ही यहाँ भी मोहनजोदड़ो की तरह सड़क के किनारे किनारे जो है, सड़क के किनारे नाली बनाई गई थी। ठीक है। ये सड़क हो गया, मान के चलिए बहुत बड़ा ये पूरी सड़क हो गया। तो सड़क के किनारे जैसे मोहनजोदड़ो में आपका पूरी नाली जो निकासी प्रणाली कही जाती है बना हुआ था, तो वैसे ही रंगपुर में भी कहा जाता है कि किनारे सड़क के किनारे मोहनजोदड़ो की तरह सड़क के किनारे मोहनजोदड़ो की तरह सड़क के किनारे मोहनजोदड़ो की तरह नाली बनाई गई। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो की जो प्रणाली थी कही जाती है कि सड़क के किनारे किनारे जो नलियां पूरी बनाई गई थी, तो वैसे ही सड़कों के किनारे रंगपुर में भी वैसे ही पूरी बनाया गया था। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट है।
अब इसमें ये भी कहा गया है कि यहाँ पर जो बर्तन मिला है हड़प्पा सभ्यता में, रंगपुर में जो बर्तन मिला है, बहुत ही टिपिकल प्रकार का बर्तन एक प्रकार से कहा जाता है कि मिला है। टिपिकल और स्थानीय स्तर का, स्थानीय, टिपिकल, टिपिकल हड़प्पन और स्थानीय बर्तनें मिली हैं। ठीक है, टिपिकल हड़प्पन और स्थानीय बर्तनें यहाँ से पूरी पूरी हम लोग को मिला है रंगपुर से। हाँ बस 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 2 मिनट और। अब इसमें आप देखिएगा तो टिपिकल हड़प्पन कहा किसको गया, टिपिकल हड़प्पन जो लिखा हूं और स्थानीय बर्तनें, दोनों प्रकार की बर्तनें जो हैं, टिपिकल हड़प्पन और स्थानीय प्रकार की बर्तनें जो हैं वो रंगपुर में मिली है। ठीक है, तो टिपिकल बर्तन में कहा गया, ये आप देखिए, कि एक एक बनाया गया घड़ा। ठीक है, एक घड़ा मान के चलिए ऐसे बना दिया गया। अब इसमें क्या किया है उन्होंने, हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, टिपिकल बनाया गया है, टिपिकल। ठीक है, छोटे बिंदु, ये बर्तन पूरा बनाया गया उसमें कहा गया छोटा बिंदु, छोटा बिंदु जो है ऐसे ऐसे करके पूरा डाल दिया गया। ठीक है, अब छोटे बिंदु के बाद कहा जाता है फिर बड़ा बिंदु बनाया, इससे बड़ा। तो चित्रकारी जो है ये लोग की बहुत अलग प्रकार की है, तो इसीलिए टिपिकल कहा गया। ठीक है, फिर छोटे बिंदु, फिर छोटे बिंदु, फिर बड़ा बिंदु। ठीक है, इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप देखिएगा, इस प्रकार समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कही जाती है कि समांतर रेखाएं दी गई। ठीक है, ऐसे ऐसे करके रेखाएं दी गई, और उसके बाद कहा जाता है रेखाओं के साथ साथ पुष्पीय आकृति। तो अगर कुछ बनाना हो, जैसे फूल बनाना हो, तो ऐसे ऐसे फूल बना दिया गया। तो इसीलिए कहा गया कि जो बर्तन बनाया गया है उसमें इतनी अधिक चित्रकारी की गई अलग अलग प्रकार से कि पूरा पूरी इसको टिपिकल कहा गया है। ठीक है, तो इससे और ज्यादा नहीं है, वर्ग और वक्र में कहा गया कि बनाया गया है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो पूरा पूरी बर्तन बनाया गया है उसमें जो चित्रकारी की गई है, तो कहा गया कि पहले छोटा बिंदु, फिर बड़ा बिंदु, फिर छोटा बिंदु, फिर बड़ा बिंदु, और इसके साथ साथ समानांतर रेखाएं दी गई है, और रेखाओं के साथ साथ कुछ पुष्प जो है, कुछ फूल भी जो है इसमें बना दिया गया। तो इस प्रकार से चित्रकारी जो कहीं ना कहीं की गई है, तो रंगपुर का जो बर्तन मिला है वो हड़प्पा काल में, कहीं ना कहीं हड़प्पा कालीन बर्तन तो है ही, लेकिन उस पे जो चित्र वगैरह अंकन किया गया वो कहा गया टिपिकल प्रकार का, बहुत ही कठिन प्रकार का एक प्रकार से बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि अगर इनकी खान पान देखा जाए तो रंगपुर के लोग किस प्रकार से कौन से अनाज का इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ के कहा गया कि वनस्पति के बेस पे, जो वनस्पति थी तो उसके बेस पे कहा गया कि यहाँ के ज्यादातर लोग जो है वो चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। ठीक है, तो रंगपुर के लोग चावल, ज्वार और बाजरा, बाजरा की खेती करते थे।
जो कुछ प्रमाण मिला है उसी के बेस पे कहा गया कि यहाँ के जो लोग हैं, जो अवशेष प्राप्त हुआ है, प्राकृतिक अवशेष, जो वनस्पति अवशेष प्राप्त हुआ है, उसमें चावल मिला है, ज्वार मिला है और बाजरा मिला है। ये 3 चीजें मिली है। ठीक है, तो इसी के बेस पे कहा गया कि ये जो है रंगपुर के लोग चावल, ज्वार और बाजरे की खेती करते थे। ठीक है, तो रंगपुर के बारे में यही जानकारी था कि कहीं ना कहीं रंगपुर जो है वो एक प्रकार से, रंगपुर जो है इसकी खोज जो है रंगनाथ राव ने किया था। रंगनाथ राव ने किया। ये मोहनजोदड़ो की जो प्रणाली, निकासी प्रणाली है, उसी प्रणाली को ज्यादातर अपनाया गया है। यहाँ के ज्यादातर मकान जो है वो कच्ची ईंटों के बनाई गई है। टिपिकल हड़प्पन बर्तन बनाए गए, स्थानीय स्तर की, स्थानीय प्रकार की भी बर्तनें बनाई गई है। यहाँ के जो लोग वो खेती करते थे, वो उनके बारे में कहा गया चावल, ज्वार और बाजरा। तो चावल, ज्वार और बाजरा की अवशेष जो है वो रंगपुर से मिला है। तो ध्यान रखिएगा कि चावल, बाजरा और ज्वार के बारे में हो सकता है कि अवशेष के बारे में पूछ दे, तो ध्यान रखिएगा कि रंगपुर है। ठीक है, तो 8 बज गया, तो आज आपकी क्लास यहीं तक छोड़ते हैं, आगे हमारी भी क्लास है। तो अब हम लोग कल क्लास करेंगे। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर क्लास फिनिश करेंगे। ठीक है, कुछ बोलना है तो बोलिए, कुछ दिक्कत तो नहीं है? धीरे धीरे पढ़िए, थोड़ा सा लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेटर वे में पढ़ लीजिएगा, तो कहीं से भी क्लास पूछा जाएगा आपको एग्जाम वगैरह में, तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो क्लास फिनिश कर रहे हैं, कुछ पूछना नहीं है आप लोग को? ठीक है, 8 बज गया, तो 8 से ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास फिनिश कर रहे हैं, कल मिलिएगा।